हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हमें फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की साइंस की क्लासेस चल रही थी। और पिछली क्लास में हमने फिजिक्स का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, पर उसके न्यूमेरिकल कुछ थे जो आपको समझ में थोड़ी दिक्कत हो रही है, किसको V1 मानना है, किसको U1 मानना है। जैसा कि आज आपको पता है, एक नया टॉपिक शुरू होना है, कार्य और ऊर्जा। और इसको शुरू होने से पहले एक बार मैं बस आपका एक क्विक रिवीजन के साथ में उन क्वेश्चंस का दोबारा से एक बार आपको समझा देता हूँ कि उन क्वेश्चंस को करना कैसे है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो एक बार वापस से देखेंगे कि 5 मिनट में आपको क्वेश्चन करना समझ में आ जाएगा। कि जैसा कि क्वेश्चन था बंदूक और गोली वाले, कि 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट को 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिस्टल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज में दागा जाता है। तो इसमें पूछा गया था कि पिस्टल के पीछे हटने का वेग क्या होगा। अब पीछे हटने का वेग निकालना है। मैंने संवेग संरक्षण के नियम से आपको एक फॉर्मूला बताया था कि संवेग संरक्षण नियम से आपको ये पता होना चाहिए कि m1u1 प्लस m2u2, यानी कि टक्कर से पूर्व वेग, संवेग का संरक्षण टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद में हमेशा समान रहता है। तो m1v1 प्लस m2v2, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो जैसा कि इसमें आपको पता है कि बंदूक शुरुआत में स्थिर होती है और गोली भी शुरुआत में स्थिर होती है, इसलिए मैंने कहा था सबसे पहले तो आपको यहाँ पता करना है कि M1 क्या है, U1 क्या है, M2 क्या है और U2 क्या है। तो M1 यहाँ पे आपके पास में किसी भी एक का आपको द्रव्यमान मान लेना है। मान लीजिए आपने M1 माना बंदूक का द्रव्यमान। मान लीजिए अगर आप इसको मानते बंदूक का द्रव्यमान मानते हैं, तो सीधे सीधे आपको ये पता हो जाएगा कि M2 क्या हो जाएगा। M2 आपके पास में हो जाएगा गोली का। आप किसी को भी आपके अकॉर्डिंग मान सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने किसको क्या माना था। तो M2 आपके पास में क्या हो जाएगा, बुलेट का, बुलेट या गोली। अब गोली का द्रव्यमान M2 हो गया, ठीक है। इसी के हिसाब से हमने एक चीज पता है, जैसे हम अल्फाबेट भी हम देखते हैं ABCD, तो PQRSTUV, यू आता है पहले, इसलिए हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि यू क्या होगा, प्रारंभिक वेग। और V क्या होगा, अंतिम वेग। अगर यहाँ पे एक सिंगल चीज हो, सिर्फ बंदूक हो, सिर्फ गोली हो, सिर्फ ट्रक हो, सिर्फ कार हो, तो आपको सिर्फ U और V मानना है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, इसलिए आपको एक को U1 एक को U2, एक को V1 एक को V2, तो U1 और U2 मानना है, ऐसे ही V1 और V2 मानना है। तो U1 क्या हो जाएगा, U1 वन आपने माना बंदूक, तो इसलिए हो जाएगा कि बंदूक का प्रारंभिक वेग, ठीक है। टू आपने किसको माना, यहाँ पे टू बुलेट को माना, इसलिए U2 हो जाएगा बुलेट का प्रारंभिक वेग। इसलिए V के, और V क्या होता है, V बाद वाला वेग। तो बाद वाले में वही वन तो किसका हो जाएगा, बंदूक का, और V2 किसका हो जाएगा, बुलेट का अंतिम वेग। बस सिर्फ इसी तरीके से आपको ऐसे मानना है और आपको सीधे सीधे इसमें मान रख देने हैं। यही आपके कंफ्यूजन था कि U1 किसको मानना है, U2 किसको मानना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि U मतलब प्रारंभिक और V मतलब अंतिम। प्रारंभिक और अंतिम आपको पता है, बाकी आपने जिस अकॉर्डिंग M1 और M2 माना है, M1 मान लीजिए आपने बंदूक को माना और M2 आपने गोली को माना, तो उसी हिसाब से वन मतलब बंदूक का प्रारंभिक वेग और V1 मतलब बंदूक का अंतिम वेग। ऐसे M2 आपने माना बुलेट को, तो बुलेट का मतलब टू बुलेट को माना है, तो इसलिए U2 हो गया बुलेट का प्रारंभिक वेग और V2 हो गया बुलेट का अंतिम वेग। अब इस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चंस था। इस क्वेश्चन में अब मैंने एक चीज और आपको इसको शॉर्ट करके बताई थी कि जब ये क्वेश्चन आ जाए कि बंदूक और गोली वाला, तो आपके पास में क्या हो जाएगा कि प्रारंभिक वेग हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में बंदूक भी स्थिर है, शुरुआत में गोली भी स्थिर है। सिर्फ वो चलने के बाद में होगा कि गोली आगे जाएगी और बंदूक पीछे जाएगी। तो प्रारंभिक वेग आपके पास 0 होगा, इसलिए U1 बराबर आपके पास 0 और V1 भी, U1 0 और U2 भी 0, यानी बंदूक का भी आपके पास प्रारंभिक वेग 0 है और गोली का भी आपके पास प्रारंभिक वेग 0 है। सिर्फ हमें काम है किससे, V1 से और V2 से, इसलिए इधर वाला फॉर्मूला आपके पास 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो सिर्फ ये बचेगा, तो मैं आपको दोबारा ये बताता हूँ कि इधर वाला तो हो जाएगा आपके पास 0। अब आपके पास क्या बचा, M1v1 प्लस M2v2। तो आप जब बंदूक गोली वाला क्वेश्चन आया, इसको डायरेक्ट में इसको ध्यान रख सकते हैं कि M1v1 बराबर M2v2। अब एक कोई सा भी इधर से इधर गया तो आपके पास आ जाएगा माइनस। और यहाँ मैंने बताया था कि माइनस क्या बताएगा, माइनस पीछे हटने का वेग बताएगा।
पीछे हटने का, क्योंकि वेग माइनस में नहीं होता, सिर्फ ये दिशा बता रहा है, माइनस का मतलब कि पीछे हट रहा है। तो सिर्फ ये आपको ध्यान रख लेना है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि m1 क्या है और m2 क्या है, वही बंदूक और गोली का द्रव्यमान। ये देख लीजिए, बंदूक का द्रव्यमान m1, गोली का द्रव्यमान m2। इसी तरीके से v1 क्या है, बंदूक का अंतिम वेग, और v2 क्या है, गोली का अंतिम वेग। तो जैसे कि m1 क्या है, m1 क्या है, बंदूक का द्रव्यमान। तो बंदूक का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 2 किलोग्राम। ये हो गया m1 बराबर 2 किलोग्राम। ठीक है, ऐसे m2 क्या है, m2 है आपके पास में 20 ग्राम की एक बुलेट। m2 है आपके पास 20 ग्राम, और मैंने बताया कि ग्राम जब आपके पास दिया हुआ हो तो आपको किलोग्राम में चेंज करना है। वही किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको इसमें क्या भाग देना है, 1000 का। 1000 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम में। चाहो तो आप इसका भाग दे के देख लो, चाहे इसको पूरा ऐसे कैसे रख लेना है। उसके अलावा आपके पास अब v1 और v2 चाहिए। तो v1 क्या है आपके पास में, v1 यानी कि बंदूक का वेग तो आपसे गया है, पूछा गया है। पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग, पिस्टल का पीछे हटने का वेग आपसे पूछा गया है, और बुलेट का आपको दिया हुआ है 150 मीटर प्रति सेकंड। ये रहा, बुलेट का आपको दिया हुआ है 150 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि v2 आपको दिया हुआ है 150 मीटर प्रति सेकंड, और v1 यानी कि वन किसको माना था, बंदूक को, और वेग कौन सा, अंतिम वेग v1 आपसे पूछा गया है। सिर्फ आपको ये 4 चीज आपको दी हुई है, और इसको इस फॉर्मूले में रखना है, सीधे सीधे उठा के रखना है, और सीधे सीधे आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं रख के बताऊंगा कैसे। कि यहाँ m1 का मान क्या है, 2 किलोग्राम, ये रखा 2 इंटू v1 आपके पास नहीं है, इसलिए v1 बराबर माइनस m2 क्या है आपके पास में 20/1000, और v2 क्या है आपके पास 150। बस आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सोल्व करना है। इसको 2 को लेके जाएंगे इधर, यहाँ से आप काटेंगे 1 0 से 1 0, 2 गया इधर, v1 बराबर माइनस के 2 इंटू 150, नीचे क्या बचा, 100 बचा यहाँ पे 100, और ये गया नीचे 2। तो 2 से आप काट देंगे इस 2 को, यहाँ बचेगा माइनस का 1। तो v1 बराबर यहाँ बचा माइनस का, यहाँ 1 0 से 1 0 गई, 5 से ये गया 2 बार, और 5 से ये गया 3 बार। अब आपके पास क्या गया, माइनस का 3/2, ऊपर 3 नीचे 2। आगे और भाग देंगे, 3 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1.5 माइनस का। और ये चूंकि आपको पता है कि किलो से किलो कट गया था, आपके पास बचा ये मीटर प्रति सेकंड में, वेग वैसे भी मीटर प्रति सेकंड में आएगा। और माइनस आपको क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है पीछे हटने का, पीछे हटने का। सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में कि m1 है, आपने अगर m1 बंदूक को मान लिया तो 1 आपको फिर है ना, u1 क्या होगा, बंदूक का प्रारंभिक वेग, v1 क्या होगा, बंदूक का अंतिम वेग। इसी तरीके से m2 आपने बुलेट मान लिया, तो m2 बुलेट मानने के बाद में उसका u2 तो हो गया उसका बुलेट का प्रारंभिक वेग, और v2 हो गया बुलेट का अंतिम वेग। जो चीज़ काम में आ रही है उनको काम में लेना है, जो काम में नहीं आ रही उनको हटा देना है। यहाँ पे 2 चीज़ें थी इसलिए 2 हुआ। अगर सिंगल चीज़ होती तो एकमात्र फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है, एकमात्र फॉर्मूले में ये हो जाता है कि m1 v1 बराबर m2 v2, सीधे सीधे ऐसे फॉर्मूला हो जाता है। सिंगल होता है तो इस तरीके से हो जाता है, डबल है तो ये 3 हो तो 3 का हो जाएगा। आपको बस एकमात्र ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इससे आपने चेंज करके ये बना दिया। अगर ये बना दिया तो आपको ये डायरेक्ट ध्यान है, तो आप डायरेक्ट इसमें ये मान रख सकते हैं बुलेट और बंदूक वाले प्रश्नों में, जहाँ पे बंदूक पीछे हटने का पूछा जाए, बुलेट आगे बंदूक पीछे, सीधे ये मान रखना है, और ये सोल्व करके आपके पास आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन करवा दिया गया है, ये दोबारा मैंने आपको करवाया है सिर्फ समझाने के लिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि एक 20 किलोग्राम की बंदूक से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 100 ग्राम वाली बुलेट, 100 ग्राम भार वाली बुलेट चलाई जाती है, तो बंदूक के पीछे हटने का वेग क्या है। वही आपको पता है कि सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि m1 v1 बराबर माइनस m2 v2। आखिर में जाके आपके पास ये फॉर्मूला बना था। अब सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए आपने ये मान लिया 20 किलोग्राम, यानी कि बंदूक को 1 मान लिया, बंदूक को 1 माना तो m1 बराबर 20 किलोग्राम। ठीक है, और गोली को माना m2, 100 ग्राम की गोली है, इसलिए आपको ये पता हो गया कि m2 आपके पास कितनी हो गई, 100 ग्राम। 100 ग्राम को आप किलो में वापस से चेंज करेंगे तो 100
बटा 1000, ये हो गया आपका किलो में चेंज। ठीक है, अब आपको चाहिए V1 और V2। V1 मतलब बंदूक का, तो बंदूक का तो पीछे हटने का आपसे पूछा गया है, बंदूक का आपको पता नहीं है। और V2 आपको क्या दिया हुआ है, वही V2 आपको दिया 150 मीटर प्रति सेकंड का। तो V2 आपको वही 150 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया है। आप ठीक उसी तरीके से इसमें फॉर्मूले में मान रखेंगे, यहाँ रख देंगे जैसे 20 इंटू V1 बराबर माइनस ये 100/10 का मतलब हो गया 0.1 इंटू 150। बस कुछ नहीं, इसका 20 का आप इसमें भाग देंगे, 20 का अगर आप यहाँ से हटा के इसमें यहाँ भाग दे देंगे और आपके पास आ जाएगा जो भी आंसर आएगा माइनस का 0.75 जो भी होगा इसका आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम उसी तरीके के क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी इसी तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको कर सकते हैं बंदूक और गोली वाले प्रश्नों में इस तरीके से। चाहो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, या फिर नहीं तो वो पूरा ही M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2। अब ये क्वेश्चन था, इसमें क्या था कि इसमें दोनों चीजें काम आ रही थी। क्या बोल रहा था कि इतने वेग से चलती हुई एक कार ए जिसका द्रव्यमान ये है, उसी दिशा में एक कोई वेग से चल रही है दूसरी कार, उससे जाकर के टकरा जाती है। ठीक है, और टक्कर के बाद में ए की गति इतनी रह जाती है, तो टक्कर के बाद में बी की गति क्या है, ये ध्यान रखना था आपको। दो कारें थी, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि मान लीजिए दो कारें, एक है ये और एक है ये ए है, ये बी है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है, ये भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है। ये दोनों पर ये थोड़ा तेज चल रही है, ये थोड़ा धीरे चल रही है। कैसे? एक का तो द्रव्यमान कितना है 1500 किलोग्राम, दूसरी का द्रव्यमान है 1000 किलोग्राम। इतना तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि ये अगर 1500 किलोग्राम की है तो ये आपके पास में 1000 किलोग्राम। इसमें तो ए और बी लिख करके दिया है आप, तो इसलिए 1 और 2 अपने आप ही मान लोगे। फिर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, और ये दूसरी जा रही है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ये किससे जा रही है? 25 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड, ये वेग आपको दिया हुआ है। और फिर ये जाकर के टकरा जाती है। ठीक है, 1500, 1000, 25 और 15। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों जाकर के आपस में टकरा जाती है। टक्कर के बाद में जब इधर आती है ये कार है, ये टकरा गई, टक्कर के बाद में जब इधर आती है तो वही कार है, वही। अब इनका द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा टक्कर के बाद भी। ऐसा तो नहीं है कि ये 1500 किलो की थी तो ये 2000 किलो की हो जाएगी। 1500 किलो वाली 1500 किलो ही रहेगी, और 1000 किलो वाली 1000 किलो ही रहेगी। ये दोनों हो गए आपकी कारें ए और बी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इनका टकराने के बाद में वेग बदल गया। अब क्या हुआ, टक्कर के बाद में कार ए की गति तो हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड, कार ए की गति हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड, और बी की गति हो गई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ आपके पास में हर चीज दी हुई है, सिर्फ आपको उसी फॉर्मूले में जो आप सबसे पहले से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं यही फॉर्मूला। अब इसमें M1 क्या हो गई, पहली कार, M2 क्या हो गई, दूसरी कार, U1 क्या हो गया, उनका प्रारंभिक वेग टक्कर से पहले वाला, V1 क्या हो गया, पहली कार का टक्कर के बाद में वेग, U2 क्या हो गया, दूसरी कार का टक्कर से पहले वेग। U मतलब पहले, V मतलब बाद में, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। U मतलब पहले, V मतलब बाद में। अल्फाबेट में भी U पहले आता है, V बाद में आता है। और 1 और 2 आपको जो आपने 1 और 2 जिसका द्रव्यमान माना है उसी आधार पे आपको 1 2 रखने हैं सबके। तो ये इसी तरीके से आप इसको करेंगे। इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो टक्कर के बाद बी कार का वेग ज्ञात कीजिए, यही पूछा है, बी कार का वेग ज्ञात कीजिए। आप कुछ नहीं, सीधे सीधे इसको सोल्व करना है। आप अब तो सब कुछ आपके सामने चित्र के रूप में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा कि ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये हो गया आपके पास U1, टक्कर से पहले वाला चल रहा है तो U1, ये U2 दूसरी वाली कार का। ऐसे ही टक्कर के बाद गए तो ये हो गया V1, और ये V2 आपसे पूछा गया है। वेट आपको पता ही है कि ये तो वही रहेगा M1 और M2। जब सब कुछ आपके पास लिखा हुआ है तो आप इसको गुणा कर सकते हैं, वही 1500 इंटू 25 प्लस 1000 इंटू 15 इज इक्वल टू 1500 इंटू 20 प्लस 1000 इंटू एक्स। और यहाँ पे आपको एक्स का मान निकाल लेना है, और इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये तो मैंने संख्या थोड़ी बड़ी ली है, संख्या छोटी आ सकती है। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो भी आपके पास संख्या बहुत ईजिली आएगी जो ईजिली कट जाए। बस क्वेश्चन इसी तरीके से करना है आपको। ये फॉर्मेट जमाना आना चाहिए। फॉर्मेट जमाए, U1 U2 प्रारंभिक है, V1 V2 अंतिम है, M1 एक वस्तु है, M2 दूसरी वस्तु है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले में रखना है। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये अब की बार समझ में आया या नहीं आया।
चलते हैं हम आज की क्लास पे, जो कि कार्य और ऊर्जा। अब कार्य और ऊर्जा का हम स्टार्ट करते हैं सीधे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्य होता क्या है। तो कार्य होता क्या है, आप जो भी कुछ काम करते हैं वो सब कार्य कहलाते हैं। साधारण भाषा में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप ये मान लीजिए आप एक पानी की बाल्टी वहाँ से उठा करके यहाँ लेकर के आए, वो भी एक काम है। आप खाना बना रहे हैं, वो भी एक काम है। कुछ भी आप जो दैनिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में जो भी आप काम कर रहे हैं, घर से आप बाजार जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, सब एक काम है। तो कार्य सीधी सी बात है, आपकी भाषा में काम, ठीक है, साधारण भाषा में इसको बोले तो। और जब इसको साइंस में इसकी परिभाषा पढ़े, कार्य यानी वर्क, इसकी परिभाषा अगर देखें कि किसी वस्तु का किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कार्य होता क्या है, सीधे डेफिनेशन में इसका फॉर्मूला है, कार्य होता है बल। जिस जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको जरूरत पड़ेगी बल की। जैसे आप कोई बॉक्स है, बॉक्स को अगर आपको खिसकाना है तो आप उस पर लगाएंगे बल। बल के साथ में जब जैसे वो बॉक्स खिसक जाएगा, मान लीजिए 1 मीटर खिसका, 2 मीटर खिसका, उससे जब 1 मीटर 2 मीटर कितने मीटर वो खिसका, वो होगा उसका विस्थापन। तो जितना उस पर बल लगाया और जितना उसका विस्थापन हुआ, उन दोनों का गुणनफल होगा आपके पास में कार्य। सीधी सी डेफिनेशन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है, उस पर लगाए गए बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन। छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल को आप लिख सकते हैं एफ मतलब फोर्स से, और विस्थापन को आप लिख सकते हैं डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एफ और डी तो आपको पता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपने इधर धक्का लगाया तो वस्तु इधर ही किसके, आप ऊपर भी लगा सकते हैं, वजन नीचे भी लगा सकते हैं, किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। एक तरह से क्या है, बल भी एक सदिश राशि होती है और विस्थापन भी एक सदिश राशि होती है। दोनों में दिशा इंपॉर्टेंट होती है, दोनों में दिशा काम आती है। तो बल किस दिशा में लग रहा है और विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, दोनों में दिशा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब यहाँ पे दिशा आ गई तो इनको दिशा के रूप में बदलने के लिए आप इसको क्या करेंगे, बल गुणा विस्थापन तो होता है एफ इंटू डी, तो होता ही है एफ इंटू डी अदिश गुणन। लेकिन साथ में इसमें क्या होगा, दिशा। दिशा को हम बताएंगे कोस थीटा से, यानी कि हम बताएंगे इसका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा वर्क, डब्ल्यू बराबर एफ डी कोस थीटा। कोस थीटा से आपको बिल्कुल डरना नहीं है, कोस थीटा सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, काम चुटकी भरी आएगा इसमें। जैसे आटे में नमक जितना काम आता है उतना ही यहाँ पे कोस थीटा का उपयोग आएगा। बस आपको केवल ध्यान रखना है कि फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एफ डी कोस थीटा, ये कार्य का फॉर्मूला हो गया। अब कोस का मान अलग अलग होता है, उस आधार पर हम इसका फॉर्मूला चेंज कर देंगे, जो हम करेंगे आगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का केवल, पहले तो थोड़ा से फैक्ट है कि कार्य का केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती। यानी कि कार्य क्या हो गया, एक अदिश राशि। आप देख लीजिए कि यहाँ पे बल था, बल के ऊपर सदिश, विस्थापन के ऊपर सदिश। यानी कि बल में भी दिशा होती है कि किस दिशा में बल लगाया जा रहा है, सामने लगा रहे, ऊपर लगा रहे, पीछे लगा रहे, बल किस दिशा में लगा रहे हैं। और विस्थापन किधर हो रहा है, आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो इन दोनों में तो दिशा काम आती है, लेकिन कार्य में आप कभी भी दिशा नहीं बताएंगे कि दिशा किधर, कार्य किस दिशा में हो रहा है, ये नहीं। आप कार्य एक अदिश राशि है, कार्य, इसका मतलब क्या है कि कार्य एक अदिश राशि है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ऐसे कैसे याद रखना है कि कार्य अदिश राशि। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि बल और विस्थापन ये तो सदिश है, सिर्फ एक कार्य ही है जो अदिश है। फिर कार्य में केवल परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती, अतः ये अदिश राशि है। अब इसका ऐसा ही मात्रक, मात्रक क्या होगा, मात्रक वही जैसे फॉर्मूला था उसी से हम मात्रक निकालते हैं। कार्य का क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल का आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा, बल का मात्रक था आपके पास में न्यूटन। बल का मात्रक आपके पास था न्यूटन, और विस्थापन है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन मतलब थोड़ा सा आपने खिसकाया ही, कितना, 1 मीटर 2 मीटर, तो विस्थापन हो गया आपके पास में मीटर। इसलिए कार्य का जब मात्रक निकालेंगे तो कार्य क्या, बल इंटू विस्थापन ही है। तो बल इंटू विस्थापन में आप क्या करेंगे, न्यूटन इंटू मीटर। ये हो गया आपके पास में कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक होता है। इसको सीधे सीधे आपको याद रखना है कि कार्य का मात्रक हो गया आपके पास न्यूटन मीटर। ये कार्य का ऐसा ही मात्रक है। साथ में ये तो हो गया ऐसा ही मात्रक, लेकिन इसको हम ऐसा ही मात्रक को कुछ और भी बोलते हैं, जो बोलते हैं हम एक न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर, इसको बोल सकते हैं हम जूल। जूल एक वैज्ञानिक थे, प्रेस्कॉट जूल, उनके सम्मान में इनका नाम रखा गया। तो ये जूल न्यूटन मीटर को ही बोलते हैं। एक जैसे शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट छोटा नाम हम बोल सकते हैं जूल, और अलग से इसको बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर यहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए कार्य का मात्रक हो गया जूल। तो जूल तो क्या हो गया आपके पास में ऐसा ही मात्रक।
मैंने बताया था दो पद्धति होती है कि एक एमकेएस और एक सीजीएस। जैसे बल का भी हमने निकाला था कि न्यूटन, न्यूटन का 1 न्यूटन बराबर 10 की घात, आप बताएंगे कितना, कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात कितने डाइन। सोचिए आप, तब तक मैं आगे बताता हूँ कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात कितने डाइन था, ये आपको दिमाग पे जोर डालना है। उसी तरीके से यहाँ पे जब एम केस को सीजीएस में चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। ये भी आपको उसी तरीके से याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। ये सीजीएस पद्धति में इसका मान हो जाएगा कि 10 की घात 7 अर्ग। ऐसे कैसे आपको याद रखना है, सीधा फैक्ट है कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। इसी तरीके से आपके पास पहले क्या था, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। याद आ गया होगा आपको बिल्कुल अच्छे से। तो ठीक है, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। चलते हैं हम आगे कि 1 न्यूटन, ये मतलब 1 जूल क्या होता है, अगर 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु 1 मीटर आगे खिसक जाए, दोनों का मान एक एक कर दे, मान लीजिए यहाँ पे 1 न्यूटन लगाए और यहाँ पे मीटर भी 1 मीटर खिसक जाए, तो आपके पास जो जूल का मान आएगा वो 1 × 1 बराबर 1 आएगा। यही 1 जूल की परिभाषा है कि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर बल की क्रिया रेखा पर लगाने पर दिशा में 1 मीटर विस्थापन हो जाए तो उसकी कार्य की मात्रा होती है 1 जूल। एक छोटी सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको वैसे ही पता है डायरेक्ट कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन × 1 मीटर होगा। इसमें काम की बात आपको क्या हो गई कि कार्य का मात्रक हुआ आपके पास 1 जूल, जूल यानी न्यूटन × मीटर, और जूल को आप क्या लिख सकते हैं, जूल को लिख सकते हैं 10 की घात 7 अर्ग। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर एफ डी कोस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को ही आपको याद रखना है, W बराबर एफ डी कोस थीटा। चूंकि मैं आपको ये बता दूं, अभी तक शायद आपको पीडीएफ नहीं मिली होगी, लेकिन इसमें आपके पास नोट्स ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। थ्योरी आपके पास मुश्किल से 1 पेज या 1.5 पेज की थ्योरी होगी पूरे चैप्टर में, 1 या 2 पेज की थ्योरी है। उसके अलावा जो भी इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है ना, 99% इसमें क्वेश्चन आता है थ्योरेटिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, यानी कि मैथमेटिकल क्वेश्चन। तो 99% जब मैथमेटिकल क्वेश्चन की इसमें ज़रूरत है तो हम इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन ही साथ में कवर करते हुए चलेंगे, अच्छे से अच्छे आपको बस समझ में आने चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। आज आप थ्योरी थ्योरी देख लीजिए, इसका कैसा कार्य इतना ही है। आप चाहो तो इसको आप रफ में लिख लीजिए और क्वेश्चंस आप कीजिए, पीडीएफ आपको बाद में प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आप इनको क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन बस इतना ही है कि क्वेश्चन आपको खुद को करना है। एक बार आप इनको खुद को कर लेंगे और उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप बाद में दोबारा पीडीएफ में लिख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर आप इसको करेंगे रफ में तो आपको इन क्वेश्चन को याद हो जाएंगे। अब कार्य के लिए आपके पास में, कार्य होने के लिए आपके पास दो शर्तें होती है कि कार्य तब होगा जब वस्तु पर बल लगाया गया हो। कार्य होने के लिए क्या है, सबसे पहले तो वस्तु पर बल लगाया जाए, कि कोई बॉक्स है उस पर बल लगा रहे तो कार्य होगा। लेकिन दूसरी शर्त भी जरूरी है, दूसरी शर्त क्या है कि बल वस्तु में विस्थापन भी हो, यानी कि आप बॉक्स पे आप बल तो लगा रहे हैं लेकिन वो आगे खिसकनी भी चाहिए, आगे खिसक रहा है तब जाकर के आपके पास में वो कार्य होगा। अगर वो आगे नहीं खिसके तो कार्य नहीं होगा। मान लीजिए दीवार है, इसको मैं आप यहाँ से बल लगा रहा हूँ, लगाए जा रहा हूँ, लगाए जा रहा हूँ, 1 घंटे से मैं इस पर बल लगा रहा हूँ, दीवार आगे खिसकेगी नहीं, तो खिसकेगी नहीं तो इसका मतलब क्या है, कार्य नहीं होगा। तो सीधी सी बात यह है कि अगर ये मैं बल लगा रहा हूँ और बल का कोई मतलब ही नहीं निकला, बल का कोई मतलब नहीं निकला तो इसका मतलब कार्य नहीं होगा। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा तो आपकी पढ़ाई का फिर आप ये सोचते हैं कि इस पढ़ाई का क्या मतलब है। आप चाहे 3 साल पढ़ लिए, 5 साल पढ़ लिए, लेकिन सिलेक्शन होना जरूरी होता है। उसी तरीके से आपके पास में क्या है, दो शर्तें यहाँ पे कि बल भी होना चाहिए लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, विस्थापन भी होना चाहिए। ये इसकी जरूरी शर्त होती है कि विस्थापन होगा तभी वो कार्य माना जाएगा, कि कुछ तो उसमें चेंजेज हो, चाहे थोड़ी सी आगे खिसके लेकिन खिसकनी जरूरी है। ठीक है, ये इस बात को लिखा गया है कि बल का मान अगर शून्य होगा तो कार्य का मान भी शून्य होगा। जैसे मान लीजिए अगर बल का मान 0 है, बल का मान 0 है तो आपके पास में कार्य भी 0 होगा, या विस्थापन का मान 0 है तो भी कार्य का मान 0 होगा। ठीक है, दोनों चीज इसमें होनी चाहिए। आगे हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे, मतलब इसकी थ्योरी इतनी हो चुकी है, आपके पास में जो कार्य आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है तो बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। मान लीजिए किसी वस्तु पर बल लग रहा है 5 न्यूटन, आप सीधे समझ लीजिए बल कितना लग रहा है, बल या फोर्स, फोर्स लग रहा है आपके पास में 5 न्यूटन, सबसे पहली बात ये। और बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है 2 मीटर। वस्तु कितनी विस्थापित हो रही है, डी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन हो रहा है आपके पास में 2 मीटर। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे
तो किया गया कार्य क्या होगा। ये नहीं, समीकरण 10.1 ये क्या है, एनसीईआरटी की ऐसी लाइन है, तो सीधे की सीधे उठ के आ गई है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये उदाहरण है एनसीईआरटी बुक का। तो यदि बल लगता रहे, ये बल और आपको विस्थापन दे दिया गया, और अब आपको पूछा गया कि कार्य क्या होगा, कार्य क्या होगा। अब यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, आपके पास जो फॉर्मूला था W बराबर एफ डी कोस थीटा, कोई एंगल नहीं है, तो आपको क्या करना है, थीटा का मतलब जीरो मानना है। थीटा का मतलब जीरो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यही, कि कोस थीटा यानी कि कोस जीरो, कोस जीरो का मान होता है आपके पास एक, कोस जीरो का मान एक होता है, इसलिए W बराबर जो एफ डी कोस थीटा था, वहां पे आप कोस जीरो रख देंगे, और इसका मतलब हो जाएगा आपके पास W बराबर एफ डी, सिर्फ एफ डी रह जाएगा। इसलिए आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, जब आपको एंगल नहीं दिया हुआ हो तो सीधे सीधे W बराबर एफ डी रखना है, कुछ भी नहीं करना। जब एंगल नहीं दिया हो तो W बराबर एफ डी, और एफ का मान है आपके पास 5 न्यूटन, डी का मान है आपके पास 2 मीटर। तो सीधे से आपके पास में वर्क क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा W बराबर 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर आपके पास होता है जूल, और 5 इंटू 2 हो गया आपके पास 10, तो ये हो गया आपके पास 10 जूल। सीधे से आपके पास कार्य का मान आ गया 10 जूल। क्या किया हमने, सिर्फ कि 5 न्यूटन बल लगा करके किसी वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करते हैं, तो आपके पास किया गया कार्य क्या होगा, बल को विस्थापन से गुणा करना है, और सीधे से आपके पास आ जाएगा 10 जूल। कोस यहाँ पे जीरो था, इसलिए कोस थीटा वाले कोई इक्वेशन की जरूरत पड़ी नहीं, सीधा सा फॉर्मूला बन गया आपके पास ये। तो इसलिए आपको ये शॉर्ट फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, जब एंगल नहीं दिया हुआ हो यानी कि कोई भी कोण नहीं है, सीधा सीधा जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु खिसक रही है, आप आगे की तरफ बल लगाए और आगे की तरफ ही वस्तु जा रही है, तो आपके पास थीटा का मान जीरो होगा, थीटा का मान 0 डिग्री हुआ, तो आपके पास इसका मतलब हो गया कोस जीरो का मान होता है 1। आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, कोस के कौन कौन से एंगल काम आ सकते हैं वो मैं आपको सारे बता दूंगा। 3 एंगल काम आते हैं, कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री और कोस 180 डिग्री। वो कैसे, उसको हम आगे चर्चा करेंगे, बस आप यहाँ इतना ध्यान रखना है कि कोस जीरो है तो उसका मान 1, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा W बराबर एफ डी, एफ का मान 5, डी का मान 2, गुणा किया तो आपके पास आ गया 10 जूल। ये देख लीजिए, वस्तु 5 न्यूटन बल से इधर खिसक रही है 2 मीटर, और आपके पास आ जाएगा 10 जूल या 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास में PDF नहीं आई है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है, बल लगा आपके पास में, बल मतलब बल वही फोर्स F लगा आपके पास में, कितना, 7 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद में आपको देखना है अगला, विस्थापन हो रहा है आपके पास में 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपके पास 8 मीटर। अब आपसे पूछा गया कि मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। वही समझ लीजिए, सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है कि ये आपके पास वस्तु है, वस्तु पर 7 न्यूटन बल लगाने के इस वस्तु को इधर खिसका दिया जाता है। ये समझ लीजिए, ये वस्तु, इसको यहाँ से बल लगा रहे हैं, बल लगा के इसको यहाँ तक खिसका दिया जाता है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे, वो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है आपके पास 8 मीटर। ठीक है, सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, वही आपके पास में W बराबर वर्क बराबर एफ डी कोस थीटा होता है, लेकिन कोस वापस जीरो है, तो आपके पास में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि W बराबर एफ डी। ठीक है, F का मान आपको पता है 5 न्यूटन, और D का मान है आपके पास में 8 मीटर, तो आपको सीधे सीधे W में इसका मान रख देना है, F यानी कि 7 न्यूटन, D मतलब कि 8 मीटर। तो आप इसको जब गुणा करेंगे तो आपके पास वर्क आ जाएगा 7 और 8 56 न्यूटन मीटर, या आप इसको लिख सकते हैं 56 जूल। जैसे इसको 56 जूल लिख सकते हैं, आप इसको CGS में अगर ऑप्शन में ही इसमें चकरा सकते हैं। 56 जूल की जगह आपको पता है कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 56 जूल, या फिर ऑप्शन में आ सकता है 56 इंटू 10⁻7 अर्घ। ये भी आपके पास लिखा हुआ आ सकता है कि 56 इंटू 10⁻7 अर्घ। ठीक है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। डायरेक्ट सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, या आपके पास उल्टा यूं पूछ सकता है कि 10⁻7 को जब नीचे लेकर के जाए तो यूं पूछ सकता है कि 1 अर्घ बराबर आपके पास क्या होगा, 10⁻7 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10⁻7 जूल।
इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूले में थ्योरी यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए जितनी थ्योरी दी गई है उसी थ्योरी को घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी न्यूमेरिकल आने की संभावना इसमें सबसे ज़्यादा है। और इसको आगे आप 10⁻7 नीचे है तो ऊपर यूँ भी लिख सकते हैं कि 10⁻−7 ऊपर जब ले आएंगे तो 10⁻−7 जूल बराबर 1 अर्ग। किसी भी तरीके से ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थ्योरी इतनी ही है जितनी आपको पता है कि ये आपने एक पेज में पूरी थ्योरी लिख ली होगी। और ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को अभी आप रफ में कर लीजिए, बाद में आपको साथ के साथ अगली क्लास के बाद में आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, पीडीएफ इसीलिए बाद में दे रहे हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को खुद करें। क्वेश्चन देखना है और सिर्फ रफ में सोल्व करना है आपको, क्वेश्चन देख करके आपको क्वेश्चन देखते ही खुद सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चन आपने मुझसे पहले कर लिया होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। अब आगे हमने देखा कि जब हम देख रहे थे कि एंगल वाली बात कर रहे थे, यहाँ तो क्या है जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु आगे जा रही है। तो लेकिन अगर हम मान लो बल इधर लगा रहे हैं और वस्तु इधर जाए, जैसे कि घर्षण बल होता है, जैसे कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे हम ब्रेक लगा रहे हैं, इस तरीके से क्या होता है तो उसमें कुछ एंगल या कुछ कोण की जरूरत पड़ती है। तो उस कोण वाले जब क्वेश्चन आएंगे तब हमें क्या करना है, कोस थीटा का हमें मान रखना है। तो वो हम देख लेंगे कैसे कि यदि बल और विस्थापन के मध्य थीटा कोण बने तो किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर एफ डी कोस थीटा। ये आपको पहले ही बता दिया था, W बराबर एफ डी कोस थीटा। अब यहाँ पे आपको कोस थीटा का मान रखना है। कोस थीटा का मान आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि कोस का मान अगर 0 हो तो आपके पास मान आ जाएगा 1। कोस 0 डिग्री हो यानी कि जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु जा रही है तो कोस 0 डिग्री होगा, उसका मान होगा 1। कोस का मान अगर 90 डिग्री हो यानी कि बल आप इधर लगा रहे हैं वस्तु इधर जा रही है, या वस्तु आप बल इधर लगा रहे हैं वस्तु इधर जा रही है, बिल्कुल 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के कोण पे आप कुछ कोई भी बल और विस्थापन का कोण 90 डिग्री हो, तब आपके पास में क्या होगा, जैसे कि ये दीवार है, इस दीवार को मैं खिसकाता हूँ। अब मैं इस दीवार को ऊपर कैसे खिसकाऊंगा, बिना इसके टच हुए इसको ऊपर खिसकाने की अगर कोशिश करता हूँ तो दीवार तो इधर है और खिसका रहा हूँ मैं इसको ऊपर हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल कोण बन रहा है यहाँ से और यहाँ, ये बन रहा है 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री के कोण में इस तरीके से क्या है कोई भी कार्य नहीं होगा, इसलिए कोस 90 डिग्री का मान होता है आपके पास 0। आप खुद ही सोच लीजिए, इस दीवार को मैं यहाँ पे ये करके ऊपर खिसकाने की कोशिश करता हूँ तो ऊपर खिसकाने में इसको खिसका नहीं पाऊंगा बिल्कुल भी। दीवार के कोई भी बॉक्स से उसके बगल में जाके मैं इसको ऊपर कैसे ले आऊंगा, या तो मैं उसको आगे ले जा सकता हूँ या उसको पीछे ले जा सकता हूँ। तो इसलिए 90 डिग्री में हमेशा क्या होगा, कार्य नहीं होगा और कार्य का मान क्या हो जाएगा 0। कोस 90 का मान होता है आपके पास 0। इसी तरीके से कोस 180 डिग्री, कोस 180 के डिग्री का मान होता है -1। कोस 180 डिग्री होता है -1। बस ये 3 ही मान आप ध्यान रख लीजिए, काफ़ी है, पर्याप्त है आपके लिए। कोस 180 डिग्री यानी कि बल तो लगा रहे हो आप इधर और वस्तु जा रही है इधर, ये समझ लीजिए कैसे कि जब कोई वस्तु इधर जा रही है और आप उसको जैसे मान लीजिए रोकने की कोशिश करते हैं या आप उसको इधर की तरफ खींचते हैं, पीछे की तरफ आप खींचते हैं, कोई आदमी जा रहा है इधर और आप उसको रस्सी से बांध करके और ये पीछे से पकड़ के उसको खींचते हैं, या मान लीजिए आपने पीछे की तरफ बल लगाया, तो वो पीछे की तरफ जो आप बल लगा रहे हैं बिल्कुल आपके पास एंगल हो गया 180 डिग्री का। 180 डिग्री का ये इधर जा रहा है और बल आप इधर लगा रहे हैं, तब आपके पास में कोस 180 डिग्री होगा और कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। बस ये 3 ही मान आपको ध्यान रखने, और ये तीनों मान आपके पास काम आएंगे एफ डी कोस थीटा में। इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं कि यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तब क्या क्या परिस्थिति बनेगी कि धरातल के समांतर वस्तु को खींचा जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु पीछे और मैं उसको यूँ खींचता हुआ लेके जा रहा हूँ और वस्तु भी मेरे पीछे पीछे आई जा रही है, या मैं उसको धकेलते हुआ लेकर के जा रहा हूँ और वस्तु भी आगे जा रही है, जिस दिशा में मैं लेके जा रहा हूँ उसी दिशा में वो आ रही है, तब तो वो चीज़ होगी थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये धरातल और वस्तु के समांतर, इसको बोलेंगे, तब क्या होगा, कार्य होगा धनात्मक। ये भी एक आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। इस स्थिति में जो कार्य होगा वो होगा आपके पास में कार्य धनात्मक। और यहाँ जब कार्य बनेगा, जिस जिस दिशा में हम जो काम करना चाह रहे हैं वही काम हो रहा है, तो आपके पास में इस टाइम पे काम होगा सबसे अधिकतम। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने कि जब आप जिस दिशा में आप किसी वस्तु को खींच रहे हैं उसी दिशा में वस्तु जा रही है, तब कार्य एक तो धनात्मक होगा और साथ में वो जो कार्य होगा वो सबसे अधिकतम होगा। तीनों परिस्थितियों में सबसे अधिकतम कब होगा, जब कोस थीटा का मान 0 डिग्री हो। दूसरा है थीटा का मान, यदि जैसे कि इसका एग्जांपल है मेज पर रखी हुई किसी वस्तु को खिसकाना, चाहो तो आप ये चित्र में देख लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है किसी बॉक्स को इधर खिसका रहा है, इसको जब ये इसको खिसका रहा है तो खिसकाते खिसकाते यहाँ पे लिया है, तब ये इसी दिशा में ले जाना चाह रहा था और इसी दिशा में ये चली गई और बल भी इसी दिशा में लगा रहा है, तब यहाँ पे क्या होगा, एक तो कार्य होगा धनात्मक, धनात्मक के साथ में क्या होगा, कार्य होगा अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, मैक्सिमम कार्य होगा, और धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव कार्य होगा।
ठीक है, ये विस्थापन। ठीक, दूसरी परिस्थिति थी कि जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। 0 डिग्री कब? जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो, तब किया गया कार्य शून्य होगा। मैंने बताया कि जैसे दीवार है और मैं इसको ऊपर यहाँ पे बगल में आके इसको ऊपर खिसकाने की कोशिश कर रहा हूँ, दीवार इस दिशा में, मैं ऊपर खिसका रहा हूँ, तब ये क्या होगा? कोण का मान होगा 90 डिग्री। अब ये थ्योरिटिकल है, बिल्कुल थ्योरी चीज़ है, और इस पे बेस्ड आपके पास में 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है। सिर्फ ये थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई कि थीटा का मान 90 डिग्री है तो कार्य नहीं होगा, इतनी सी लाइन के ऊपर आपके पास बहुत बड़ा सा न्यूमेरिकल बना दिया गया और लोग बाग उसको सोल्व करते रहे। सोल्व नहीं करना था। अगर आपको ये लाइन ध्यान है कि थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो विस्थापन होगा आपके पास शून्य। मैं आपको चेक करूंगा, अभी ये क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको चेक करूंगा कहाँ पे ये पंक्ति काम आ रही है। आप उसको कॉपी पेन लेके सोल्व करने लग जाएंगे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ इस लाइन से डायरेक्ट उसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। ये जैसे ये रही, उसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे क्षैतिज धरातल पर गतिमान पिंड द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। अब गुरुत्वाकर्षण आपको पता है कि कोई भी चीज़ है उसका गुरुत्वाकर्षण किधर काम करता है? नीचे। जैसे ये पेन है, इसको हम छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। कुछ भी चीज़ को हम छोड़ेंगे तो वो चीज़ें जाएगी नीचे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण हर चीज़ को नीचे खींच रहा है। तो जब किसी चीज़ को नीचे खींच रहा है, कोई चीज़ गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है, और हम बात कर रहे हैं कि हम किसी वस्तु को यहाँ से उठा करके यहाँ ले गए, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हमने कितना कार्य किया? कोई भी चीज़ थी, मान लीजिए इस पेन को हमने यहाँ से उठा करके और हम ले गए यहाँ पे, हमने कितना कार्य किया? यहाँ से यहाँ हमने 2 मीटर, अगर मान लीजिए 1 मीटर हम इसको यहाँ से यहाँ लिया है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया? तो यहाँ पे कार्य होगा 0, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो नीचे की तरफ खींच रहा है। नीचे या ऊपर तो ये गई नहीं, ये तो आगे पीछे गई है। आगे पीछे गई है, तो जब गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींच रहा है, यहाँ नीचे की तरफ तो है लग रहा है गुरुत्वाकर्षण, और वस्तु जा रही है यहाँ से। ये जो पेन था आपके पास में, ये पेन यहाँ से, मान लीजिए ये आपके पास ये पेन था, ये यहाँ से और यहाँ चला गया 1 मीटर। तब वस्तु यहाँ से और यहाँ जाने में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आपके पास में जो किया गया कार्य और इसका एंगल था, ये आपके पास बन गया 90 डिग्री। और इस स्थिति में आपके पास में क्या होगा? किया गया कार्य होगा आपके पास शून्य। इसलिए क्षैतिज धरातल पर गतिमान पिंड व गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। इस पिंड और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, पिंड द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य होगा आपके पास 0, क्योंकि थीटा है यहाँ पे 90 डिग्री। और तीसरी कंडीशन है इसमें, जब थीटा का मान 180 डिग्री हो तो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगाए गए बल, मैंने बताया कोई व्यक्ति आगे जा रहा है और उसको हम पीछे से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक ब्रेक लगा के, किसी भी तरीके से हम पीछे से रस्सी बांध के खींच रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं इधर, व्यक्ति जा रहा है आगे, दोनों के बीच में हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री की स्थिति में क्या हो गया? कार्य यहाँ पे क्या होगा? ऋणात्मक। और ऋणात्मक में मतलब वही, जब हम एफ डी कोस थीटा की बात कर रहे थे, तो एफ डी कोस 180 हो गया, और कोस 180 का मान आपको पता है क्या होता है? -1। -1 होता है, इसलिए आपके पास में क्या आ जाएगा? -FD। यही -FD या FS भी लिख सकते हैं इसको, या आप D ध्यान रखिए, D मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा -FD। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री है यहाँ पे -1। तो ये जो तीनों परिस्थिति आपने देखी, कौन सी? जब थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा का मान 180 डिग्री हो। इन तीनों परिस्थितियों में जब 0 डिग्री का मान था तब आपके पास कार्य होगा धनात्मक। कैसे? जब विस्थापन और बल की दिशा में कार्य हो तो कार्य होगा धनात्मक। वही चीज़ है सेम, धनात्मक हो। जैसे किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन, अब देख लीजिए, अब ये पूछ रहा है कि कोई वस्तु गिर रही है नीचे, तो गुरुत्व के अधीन कितना कार्य होगा? अब समझ लीजिए, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण लग रहा है नीचे, और वस्तु मान लीजिए ये पेन है, और ये पेन भी गिर रहा है यहाँ नीचे, गुरुत्वाकर्षण भी नीचे लगता है, पेन भी नीचे गिर रहा है। तब यहाँ आप समझ लेंगे कि ये गुरुत्वाकर्षण की दिशा में काम हो रहा है। पेन यहाँ से यहाँ जाना गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कोई काम नहीं है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है और पेन भी नीचे जा रहा है, तब ये सेम दिशा में काम है। बॉक्स आगे जा रहा है और उसको हम धक्का भी आगे लगा रहे हैं, बॉक्स को धक्का भी आगे लगा रहे हैं और जा रहा भी आगे, तब आगे की दिशा में किया गया कार्य वो भी 0 डिग्री होगा। ऐसे जब गुरुत्वाकर्षण नीचे हो रहा है और किसी चीज को हम जब नीचे गिरा रहे हैं, तब कार्य की दिशा में क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ही कार्य होगा, तब भी काम होगा 0 डिग्री। अब मान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण लग रहा है नीचे की तरफ, और हम किसी पत्थर को, किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अब आप समझ लीजिए, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है नीचे और हम लगा रहे हैं किसी बॉल को ऊपर की तरफ फोर्स करके फेंक रहे हैं, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है, ये तो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण, और हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं, ये कोई बॉल है, इसको हम फेंक रहे हैं ऊपर। तब आप देख लीजिए, ये नीचे गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तब इनके बीच में क्या होगा? एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। आपको अब इसके एंगल बहुत अच्छे से समझ में आ पा रहे होंगे।
कि केवल एक गुरुत्वाकर्षण के एंगल ही जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, बाकी सीधी दिशा वाले आपको अच्छे से पता है कि ये जब ये और ये दोनों सेम दिशा में हो तब तो 0 डिग्री, ये वाली दिशा हो तो 90 डिग्री, और ये आगे जा रहा हो और कोई पीछे उसको खींच रहा हो तो होगा 180 डिग्री। ये तीन ही कंडीशन हमने देखी। गुरुत्वाकर्षण में कोई चीज़ नीचे गिर रही हो तो 0 डिग्री, और कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तब हो गई वो 180 डिग्री। और गुरुत्वाकर्षण में ही कोई हमसे पूछे कि कोई चीज़ हमने यहाँ से यहाँ ले गए तो क्या हो गया, तो 90 डिग्री, और कार्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। बस ये तीन कंडीशन है इसमें। तो धनात्मक कार्य कब होगा, जब वस्तु में विस्थापन बल की दिशा में हो, ये तो हो गया धनात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य क्या होगा, जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, यानी कि जब -1 आए, कोस थीटा बराबर 180 डिग्री हो, बल इधर लग रहा हो, वस्तु इधर जा रही हो, तो आपके पास ये काम होगा ऋणात्मक कार्य। ठीक है। और शून्य कार्य कब होगा, जब दोनों के बीच में एंगल हो 90 डिग्री, जब विस्थापन और बल की दिशा की लंबवत हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप, कि जैसे एक कूली सिर पर बोझ लिए समतल प्लेटफॉर्म पर चलता है। जब एक कूली समतल, जिस सिर पर बोझ रख रखा है, एक कूली है प्लेटफॉर्म पे, वो सिर पर रख रखा है बोझ, और बोझ रख करके वो एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ से और यहाँ तक चल रहा है। तब आपसे पूछे जाए कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, यहाँ पे जी के विरुद्ध किया गया कार्य क्या है। इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन या गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध या गुरुत्वाकर्षण के अंदर कितना कार्य किया, तो उसने गुरुत्वाकर्षण के अंदर कोई कार्य नहीं किया। गुरुत्वाकर्षण तब होता है जब उस बॉक्स को वो उतार के नीचे रखता, या उस बॉक्स को उठा करके सिर पे रखता, तब वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में काम करता। नीचे या ऊपर करता तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, आगे पीछे जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नहीं है, वहां पे एंगल बन रहा है। ये व्यक्ति है, ये उसके ऊपर सिर पे बोझ है, और ये गुरुत्वाकर्षण लग रहा है आपके नीचे की तरफ। अब ये व्यक्ति यहाँ से इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, कहीं भी चला जाए, तब आपके पास एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है। तो इस परिस्थिति में यहाँ पे कार्य होगा 0। ये तीनों परिस्थिति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यही इसमें थ्योरी है, इसलिए मैंने इनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आगे हम चलेंगे इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन ये बोलता है कि देख लीजिए कि 10 ग्राम का एक द्रव्यमान का 10 ग्राम द्रव्यमान का मेज के बिंदु ए पर स्थित है। कोई बॉक्स है या कुछ भी चीज़ है, उसका वजन है 10 ग्राम, और वो बिंदु ए पर स्थित है। इसे ए से 2 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु बी तक खिसकाया जाता है। अब आप समझ लीजिए ये एक बॉक्स है, इसका वेट है 10 ग्राम। आपको खुद को करना है क्वेश्चन, आपको मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। आपने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है W बराबर FD कोस थीटा। ठीक है। और थीटा, कोस थीटा का मैं आपको मान बता दूं कि कोस जब 0 होगा तब आपके पास होगा 1, कोस जब 90 होगा तब आपके पास होगा 0, और कोस जब आपके पास 180 होगा तब आपके पास होगा -1। ये तीन कंडीशन इसमें बन सकती है। ये एकमात्र फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो यहाँ ये क्वेश्चन बोलता है कि एक वस्तु 10 ग्राम द्रव्यमान की बिंदु ए से बिंदु बी पर खिसकाई जाती है, जो कि इनके बीच की दूरी है 2 मीटर। इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। तब यदि ए व बी एक क्षैतिज रेखा में स्थित है, ये हमने क्षैतिज रेखा में भी स्थित कर दिया, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, बी पर ये वस्तु खिसका दी गई, ये समझ लीजिए ये रही। तब आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया अक्टूबर 2022 में। ठीक है। अब यहाँ पूछा गया कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा यदि वस्तु को ए से बी तक क्षैतिज दिशा में खिसकाते हैं। तो ठीक है, चलिए आप मेरे साथ करिए, फिर मैं आपको टाइम दूंगा करने के लिए। कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ है कि एक 10 ग्राम की वस्तु, यानी कि एम दिया हुआ है आपके पास 10 ग्राम। ठीक है। आप कर रहे होंगे, बिल्कुल आपने कर लिया होगा। कुछ लोगों ने अब तक आंसर भी निकाल दिया होगा, ऑप्शन देख करके डायरेक्ट ही बता दिया होगा। फिर भी जो नहीं कर पाए वो आप मेरे साथ चलिए कि एम बराबर है 10 ग्राम, और दूरी दूरी आप यहाँ देख रहे होंगे डी, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे कितना, 2 मीटर। 2 मीटर यहाँ पे दूरी है। अब आप इसको करेंगे W, आपसे पूछेंगे एक वर्क बराबर W बराबर वही एम द्रव्यमान दिया हुआ है, और आपको पता है कि जो बल आप निकालते थे द्रव्यमान से, आपको बल निकालना भी आता है। अगर आपको त्वरण पता हो तो उस तरीके से आपको निकालना आता होगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका त्वरण कैसे निकालें, क्वेश्चन कैसे करें, और इसको करने भी लग गए होंगे कि कैसे, कि एफ डी कोस थीटा लगा करके और ये सारी चीज़ करने लग गए होंगे। लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया क्या है, यहाँ पे आपने एक बात देखना भूल गए कि गुरुत्वीय बल, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि गुरुत्वीय बल क्या है। यहाँ पे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ये कोई काम पूछ रहा है। वस्तु को यहाँ से 2 मीटर किसका हो, चाहे 100 मीटर किसका हो, वजन यहाँ 10 ग्राम हो चाहे 10 किलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गुरुत्वीय बल में कोई चीज़ पूछ रहा है तो यहाँ पे आपके पास में कोस का माना जाएगा 90 डिग्री। गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे और वस्तु जा रही है आगे। चाहो तो आप इसको एक चित्र के माध्यम से समझ लीजिए
कि ये कोई कूली है, उसके सिर पर बोझ लगा हुआ है, बोझ से वो यहाँ से और यहाँ उसको आगे लेकर के आ गया। अब यहाँ से यहाँ तो वो लेके आ गया, तो वो यहाँ से यहाँ तो लिया है, लेकिन गुरुत्वीय बल के विरुद्ध उसने कोई काम नहीं किया। गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे की तरफ, ये लग रहा है गुरुत्वीय बल, और ये लिया है वो वस्तु को यहाँ से यहाँ लिया है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपके पास बन रहा है 90 डिग्री, और कोस 90 होता है आपके पास कितना, 0। तो सीधे सीधे आपके पास में W क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ यही आपके पास ये ट्रिकी क्वेश्चन था कि W बराबर हो जाएगा आपके पास 0। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, पर यहाँ मैं आपको कार्य के उदाहरण से बता रहा हूँ ये कि अगर कोस 90 है तो आपके पास W बराबर हो गया 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप समझ लीजिए कि नीचे दी गई 3 परिस्थितियों A, B और C में F बल M द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है। मान लीजिए ये तीन परिस्थिति आपको दी हुई है, 1, 2 और 3। यहाँ तीनों में क्या है, एक M द्रव्यमान का पिंड है, ये भी M द्रव्यमान का है, ये भी M द्रव्यमान का है, और ये भी M द्रव्यमान का पिंड है। अब ये परिस्थिति हो गई ये A, B, C। अब ये बोल रहा है आगे कि विस्थापन बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया है। ये जो तीर दिख रहे हैं ये और ये, इनसे आपको दर्शाया गया है विस्थापन। तब A, B और C में कार्य क्रमशः कितना होगा। अब आपको समझ में आ रहा है, ये सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि A, B और C में कार्य कितना होगा जब आपको इसमें बताना है। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ फोर्स लग रहा है ऊपर की दिशा में, और वस्तु का विस्थापन किधर हो रहा है, इधर की दिशा में। समझ में आ रहा है, यहाँ फोर्स दिखाया हुआ है, फोर्स ऊपर की दिशा में। पहली जो कंडीशन है उसमें आपको फोर्स दिखाया हुआ है ऊपर, और विस्थापन हो रहा है इधर, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इधर। तो आपको समझ में आ गया दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल बनते ही आपको पता लग गया कि कोस 90 का मतलब हो गया आपके पास में यहाँ W बराबर हो गया यहाँ पे आपके पास 0। दूसरी कंडीशन में क्या है, बल लग रहा है उधर, F जा रहा है उधर, और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट है इधर। क्या कि बल लग रहा है इधर और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट है इधर। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपके पास में 180 डिग्री। और 180 डिग्री से आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोस 180 मतलब होता है आपके पास में -1, और -1 मतलब ये होगा आपके पास में ऋणात्मक विस्थापन। और जो तीसरी कंडीशन है उसमें बल भी इधर लग रहा है और वस्तु भी इधर जा रही है। आप देख लीजिए तीर से, बल भी इधर लग रहा है और वस्तु भी इधर जा रही है। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो दोनों बनेगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मतलब होता है कोस 0 का मतलब होता है 1, और ये होता है आपके पास में क्या, धनात्मक विस्थापन। तो धनात्मक विस्थापन होता है, सीधे सीधे आपको समझ में आ गया। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, 0, दूसरी में ऋणात्मक, और तीसरी में हो गया धनात्मक, पॉजिटिव। तीनों जब ऑप्शन में आप देखेंगे तो 0, ऋणात्मक और धनात्मक। अब आपको उम्मीद है आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बना के पूछे जा रहे हैं, ये भी न्यूमेरिकल बना के पूछा जा रहा है, ये भी न्यूमेरिकल बना के पूछा गया है पुली वाला। और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, हर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको थ्योरी अच्छे से पता है तो आप कर सकते हैं, बाकी इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं। और ये पूछा गया 2022 के एग्जाम में। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये आपके पास में कार्य की उदाहरण आती, कार्य आपने थोड़ा सा देख लिया होगा। आप इसको आज थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, इसके बाद में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ऊर्जा, क्योंकि कार्य और ऊर्जा आप दोनों पढ़ लेंगे तब इन दोनों के फॉर्मूलों पे आधारित हम करेंगे इनकी क्वेश्चंस। तो कल की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए आपको आज की क्लास बिल्कुल याद होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब जाकर के हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। शुरू करते हैं आज का। ये दूसरी जो पॉइंट है वो है ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, उसकी कार्य करने की शक्ति। यहाँ क्या है, उसकी कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। मतलब आपके अंदर कितनी एनर्जी है, जितनी आपके अंदर एनर्जी आप उतना ही ज्यादा काम कर सकते हैं। जब आप थक जाएंगे तो आप बैठ जाएंगे, आप कोई कार्य नहीं करेंगे। थक जाएंगे मतलब आपके पास एनर्जी हो जाएगी डाउन। वही होती है ये बात ऊर्जा को आप दैनिक जीवन में इसी तरीके से समझिए कि जितनी आपके अंदर एनर्जी उतना ज़्यादा आप काम करेंगे। कोई खेती कर रहा है तो जैसे सुबह से शाम तक कर रहा है, कोई 2 घंटे में थक जाता है। कोई साइकिल चला रहा है, कोई 5 घंटे तक साइकिल चला सकता है, कोई 5 मिनट में साइकिल चलाने में थक जाता है। तो उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर एनर्जी कितनी है, वो उतना ही ज़्यादा कार्य कर सकता है। यानी कि ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, उसकी कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता। अब इसीलिए कि जो जितनी कार्य करने की क्षमता होगी उतनी उसके अंदर ऊर्जा होगी। इसलिए क्या होगा कि जो कार्य का मात्रक था वही ऊर्जा का मात्रक है। तो ये आपके लिए एक चीज बिल्कुल आसान हो गई। एक और आपको मात्रक याद करने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कितने मात्रक याद रखने,
तो यहाँ पे एक चीज़ आपकी आसान हो गई, जो कार्य का मात्रक था यानी कि जो आपने अर्ग पढ़ा, जो आपने जूल पढ़ा, वो सब कुछ ही इस ऊर्जा के भी मात्रक होंगे। देखेंगे कैसे कि अतः ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, यानी कि जूल। जूल क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक, और जूल ही क्या होता है? कार्य का मात्रक। और आपने पढ़ा सीजीएस में क्या होता है, एक जूल बराबर क्या होता है? अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एक जूल बराबर 10 की घात कितने अर्ग होता है, सोचिए जरा। और उसी तरीके से आपके पास एक न्यूटन कितना होता है? एक न्यूटन 10 की घात 5 डाइन। ये तो आपको याद हो गया होगा, एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। और एक जूल बराबर होता है 10 की घात, सोच लिया आपने, 7 अर्ग। आप सोचेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे, आपको याद हो चुका होगा अब तक, एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। और ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये एक वैज्ञानिक थे, इनके सम्मान में इसका मात्रक रखा गया है जो कार्य ऊर्जा है, क्योंकि इन्होंने बहुत विद्युत उष्मागति के अनुसंधान किए, उष्मागति प्रभाव के बारे में बताया, और इसी के अंदर इसमें रिसर्च की थी। मतलब कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल किसी वैज्ञानिक का नाम है, उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है मात्रक का। मात्रक के नाम हमेशा वैज्ञानिकों के नाम पे रखे गए। न्यूटन देख लिया आपने, न्यूटन भी वैज्ञानिक का ही नाम था उस तरीके से। अब ऊर्जा के प्रकार, अब ऊर्जा कई रूपों में हो सकती है, कई अलग अलग रूपों में ऊर्जा हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ इसमें दो ही तरीके की ऊर्जा पढ़नी है। एक पढ़नी है हमें गतिज ऊर्जा, और दूसरी पढ़नी है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। ये समझिए कि गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। यदि कोई वस्तु गतिशील है, जैसे कि साइकिल चल रही है, गाड़ी चल रही है, आप चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, तो उस टाइम पे जो उसके अंदर ऊर्जा होगी, किसी बॉल को आपने फेंका, तो फेंकते हुए जब वो ऊपर जाई जा रही है, सामने जाई जा रही है, तो आपको जो दिख रहा है ना उसके अंदर, वो आपको दिख रहा है गतिज ऊर्जा। यानी कि किसी वस्तु की गति के कारण जो उसमें निहित ऊर्जा है, जितनी उसकी गति चल रही है, गति जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, पेडल चलाना आप छोड़ देते हैं, उसके बाद में भी वो थोड़ी दूर तक चलती जाएगी। तो वो क्या है, वो क्यों चलती है? क्योंकि उसके अंदर गतिज ऊर्जा निहित थी। तो गति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है वो कहलाती है आपकी उसकी गतिज ऊर्जा। यहाँ पे हमें डेफिनेशन पे नहीं जाना है, हमें आगे देखना है क्या, कि मान लीजिए कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, एम द्रव्यमान की वस्तु एक समान वेग v से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? सीधे से आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है कि कोई वस्तु, उसका द्रव्यमान है m और उसका वेग है v, तो इस तरीके से उसकी गतिज ऊर्जा मतलब E मतलब तो क्या हो गया? एनर्जी, और K मतलब हो गया काइनेटिक। E काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या हो गया? उसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया हाफ mv²। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है। गतिज ऊर्जा क्या हो गया आपके पास में? हाफ mv²। अब आपको अच्छे से पता लग चुका है, अब इसी क्लास में हमने बात की थी कि जब हमारे पास प्रारंभिक वेग भी हो और अंतिम वेग भी हो, तो प्रारंभिक वेग को u मानना है और अंतिम वेग को v मानना है। सिर्फ एक ही वेग दिया हो तो आप कुछ भी, एक v या u कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक अंतिम दोनों दिए हुए हो तो v और u मानना है। तो जब सिंपली फॉर्मूला तो ये होता है E काइनेटिक बराबर हाफ mv²। लेकिन मान लीजिए आपके पास में प्रारंभिक भी दिया हुआ हो, आपको ये पता लगे कि यदि कोई वस्तु थी वो पहले 3 मीटर के प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी और बाद में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लग गई, तो अब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है? पहले भी 3 थी और उसके बाद में अब 5 हो गई, तो गतिज ऊर्जा कितनी है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्राथमिक जो प्रारंभिक उसका वेग था वो भी काम में लेना है और अंतिम वेग भी काम में लेना है। तब आपके पास में क्या होगा कि जब प्रारंभिक वेग यानी कि u दिया हुआ हो, तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज हो करके वही E काइनेटिक बराबर हाफ m टू सेम रहेगा। अब क्या हो जाएगा? पहले अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे, अंतिम वेग यानी कि v² में से आप घटा देंगे प्रारंभिक का वेग। कैसे? जैसे आप मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि आपकी डाइट अचानक से बढ़ गई, डाइट मतलब आप खाना खाने की क्षमता आपकी बढ़ गई, अब आप खाने लग गए 4 रोटी, आपसे पूछे अब कितनी रोटी बढ़ गई तेरी, कितनी रोटी ज़्यादा खाने लग गया, तो आप ये थोड़ी बताएंगे मैं 4 रोटी ही ज़्यादा खाने लग गया, नहीं, आप वो घटाएंगे कि अब आप 4 रोटी खा रहे हो और पहले अगर आप 2 रोटी खाते थे तो आप 4 में से 2 को घटा के फिर बताएंगे कि अब मैं 2 ज़्यादा खाने लग गया। उसी तरीके से आप ये जो क्या है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे और फिर उसको बताएंगे कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जैसे ट्रेन की स्पीड थी, वो पहले 60 की स्पीड से चलना शुरू हुई और बाद में वो 100 की स्पीड पे चली गई, तो 60 की स्पीड जो उसका प्रारंभिक वेग था, 60 से 100 में जो 2 मिनट में अगर परिवर्तन आ रहा है 60 से 100 में, तब उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है? तो आपको अंतिम वेग 100 मानना है, v यानी 100, और प्रारंभिक वेग आपको मानना है 60। इसलिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ चेंज कर लेना है कि E काइनेटिक बराबर हाफ mv² माइनस u²। बाकी इन जनरल आपको फॉर्मूला यही याद रखना है, E काइनेटिक बराबर हाफ mv², सीधा सीधा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई? किसी वस्तु में गति के कारण जो उसमें निहित ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, फॉर्मूला हो गया हाफ mv²। चलते हैं आगे स्थितिज ऊर्जा पे।
अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जैसे किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो निहित ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा थी, वैसे ही वस्तु की स्थिति के कारण जो निहित ऊर्जा है वो है उसमें स्थितिज ऊर्जा। यानी कि स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु की जो स्थिति के कारण, स्थिति या अभिविन्यास के कारण जो उसमें ऊर्जा है वो कहलाएगी उसमें स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि आपने धनुष में डोरी खींच के रख दी, धनुष के अंदर अगर डोरी खींच दी तो खींचने के बाद में उसकी जो प्रत्यंचा प्रत्यंचा आपने खींच के रख रखी है, अब उसके अंदर क्या है, जैसे आप उसको छोड़ेंगे तो वो तीर आगे चला जाएगा। वो क्यों गया? क्योंकि उस डोरी के अंदर उसमें कुछ स्थितिज एनर्जी आ गई थी, इस वजह से वो तीर चला गया आगे। जैसे आपको स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप दबा रखें, स्प्रिंग को दबा रखें, स्प्रिंग मतलब जैसे पेन की स्प्रिंग भी होती है आगे, जो खटके वाला पेन होता है उसके अंदर स्प्रिंग होती है, उसको आप दबा रखें। जैसे आप छोड़ेंगे वो भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जैसे आप छोड़ेंगे छोड़ते वो ऊपर फोर्स लगाएगी, तो वो होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा के कारण। इस तरीके से जो उनके अंदर निहित एनर्जी है वो उनकी स्थिति के कारण होती है। ये धनुष की डोरी में, स्प्रिंग में ये होती है स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा किस तरीके से, इसका फॉर्मूला होता है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु है उनको उसको h ऊंचाई तक ले जाया जाता है, h ऊंचाई तक उठाया गया। मान लीजिए कोई बॉल है, कुछ भी चीज़ है, उसको h ऊंचाई तक उठाया गया, तो यहाँ पे उसके अंदर कुछ स्थितिज ऊर्जा हो गई है। अगर आप उसको जैसे ही छोड़ेंगे वो नीचे जाएगा उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण। तो उसके अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा है, वो स्थितिज ऊर्जा को हम लिख सकते हैं ई पोटेंशियल। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, पोटेंशियल एनर्जी। तो ई मतलब एनर्जी और पी मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी हो जाएगी, ई पोटेंशियल मतलब एम जी एच। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। आज का ये तीसरा फॉर्मूला है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला फॉर्मूला, ये दूसरा तो था गतिज ऊर्जा का, तीसरा था स्थितिज ऊर्जा का। ये दोनों तो आपके ऊर्जा वाले फॉर्मूले हो गए, और पहला हमने पिछले टॉपिक में जो पढ़ा था कार्य का। एक तो था आपके पास W बराबर एफ डी कोस थीटा, अब तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। एक आपके पास ई काइनेटिक हो गया, आपके पास ई काइनेटिक हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। और अब आपके पास में ये क्या हो गया, ई पोटेंशियल एम जी एच। ये तीन फॉर्मूले ही हैं जो आपके पास में पूरा चैप्टर के आधार हैं। इन पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होने इन तीन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन ये तीन फॉर्मूले ही हैं। तो ई पोटेंशियल हो गया यहाँ पे एम जी एच, ठीक है। एम जी एच पे आधारित क्वेश्चन कैसे होंगे तो हम देखेंगे इसको। यहाँ ये याद भी रखना है। तो आप, एक मसाले का ऐड आता है, असली मसाले सच सच, एम जी एच, एम जी एच। ये इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। हम देखेंगे क्या, वस्तु यानी कि एम उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 12 किलोग्राम। 12 किलोग्राम की कोई वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। आगे देखेंगे कि यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, स्थितिज ऊर्जा यानी कि ई काइनेटिक, ई पोटेंशियल, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा ई पोटेंशियल आपके पास कितनी दी हुई है, आपके पास दी है 480 जूल। एक तो चीज आपको ये दे दी। दूसरी चीज आपको क्या दी है कि एम 12 किलोग्राम, एम आपको दिया है 12 किलोग्राम, ठीक है। तो वस्तु धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपको बोल रहा है कि एच का मान आपको ज्ञात कीजिए। यदि दिया गया परिकलन में सरलता के लिए जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड मानना है। अब यहाँ पे आपको दे दिया जी का मान क्या हो गया, 10 मीटर सेकंड। जो यहाँ पे तो आपको दिया हुआ है 10 मानना है, वरना आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। पिछली क्लास में हमने देखा था गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है आपके पास में 9.8, याद है 9.8 नॉर्मली होता है। जनरली आपको 9.8 मानना है जब अगर यहाँ पे लिख करके नहीं दे। इसी फॉर्मूले में पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच। जी यहाँ पे आपको नॉर्मली मानना है कितना, 9.8, द्रव्यमान और ऊंचाई ये आपको दी हुई होगी। अब इसमें क्या है, ऊंचाई तो आपको पूछिए, जबकि ये वाली चीज दे दी गई, ये दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है और ये पूछी हुई है। सब मान इसमें आपको रखना है और आपके पास में आंसर आ जाएगा। कैसे कि आपको दिया हुआ है ई पोटेंशियल बराबर एम जी एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। ई पोटेंशियल का मान है आपके पास 480 जूल, ये हो गया 480 जूल बराबर एम क्या है आपके पास 12 किलोग्राम, जी क्या है आपके पास में 10 दिया हुआ है, और एच आपसे पूछा गया है कि एच का मान आपको निकालना है, इसलिए एच को एच रख दिया। अब ये दोनों चीज़ों को आप नीचे लेके जाएंगे इधर की तरफ,
जब आप इसको नीचे लेके जाएंगे और इनको काटेंगे तो एच का मान सीधे सीधे आ जाएगा। अब आपको बहुत अच्छे से इसको करना आ गया होगा कि जब इसको नीचे लेके जाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 480 के बटे में चला जाएगा कितना, 12 और 10, 12 और 10, तो आपके पास आ जाएगा एच। तो 0 से गया 0 और 12 चौक 48, तो एच बराबर हो गया आपके पास क्या, 4 मीटर। इस तरीके से आपको यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। वही एक फॉर्मूला है ई पी, ई पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच। किया क्या हमने, पोटेंशियल एनर्जी हमें दी गई थी 480, द्रव्यमान 12 किलोग्राम, एच हमें ज्ञात करना था, गुरुत्वीय त्वरण था 10 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको त्वरण दिया हुआ है। अब आपको ये सारे मान इसमें रखने, रख करके आपने भाग दिया और एच का मान आपके पास आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर ऊंचाई आपके पास में आ गई। और यही चीज़ आपसे पूछी गई थी। इसी तरीके से आपके पास में चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे पता है आज आपको दिक्कत हो रही होगी। क्वेश्चन आपको खुद करना है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन देख के रफ कॉपी में करना है। ये क्वेश्चन मैंने पीडीएफ इसीलिए नहीं दी क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करने ही है। ये जब आप ये क्वेश्चन करोगे, ये मान लीजिए मैं आपसे ज़बरदस्ती ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ज़बरदस्ती आप इन क्वेश्चन को करेंगे तो ही आपके ये फ़ायदेमंद होंगे। क्वेश्चन आपको खुद पेन से करने हैं तभी क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी में आपको सिर्फ जितना सा दिया हुआ है, 1 पेज 2 पेज थ्योरी है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मिटा दूं या नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए यदि जी के मान में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इसको हम आप खुद करेंगे कैसे, कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, एम बराबर 10 किलोग्राम, और जी आपको दिया हुआ है, इसमें पहले से लिख के दे दिया जी को, आपको क्या मानना है 9.8, और आपको क्या दिया हुआ है कि 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया, 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया। तो आपको इसमें विद्यमान ऊर्जा H बराबर आपको 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया। अब आपको विद्यमान ऊर्जा, अब आपको पता है किसी चीज को उठाया गया है, तो उठाया गया है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। और पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, ई पोटेंशियल बराबर एम जी एच। बहुत अच्छे से याद हो गया होगा आपको ये फॉर्मूला, सबने सुना होगा। ये बूढ़े दादाजी का एक बहुत पुराना फॉर्मूला आता था मसाले का, वो कुछ और होता है पर आपको एम जी एच से याद रखना है, ठीक है। अब एम जी एच आपके पास में तीनों की वैल्यू है, ये एम, ये जी और ये एच। तो इन तीनों की वैल्यू आप इसमें रखेंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको खुद को देना है। कमेंट में आपको इसका आंसर भी देना है, और आपको जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप अपनी बात कमेंट में बता सकते हैं। बहुत अच्छे से आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में वैसे भी बता दूंगा, पर मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन हो गया ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2-3 चीज़ें देख ली, 3 फॉर्मूले हमने देख लिए, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कार्य। अब हम जैसे संवेग संरक्षण का नियम था, वैसे हमारे पास में एक नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, बस 2 मिनट की क्लास बची है, 2-5 मिनट में आपको सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बोलता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये थ्योरी ही आपको ध्यान रखनी है, ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ये क्या बोलता है कि रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, या फिर कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। रूपांतरण से पहले और रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। अब कुल ऊर्जा कितनी होती है, हमने देखा 2 तरीके की ऊर्जा देखी, कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु में स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होती है। मान लीजिए आप कोई बॉल को आप ऊपर फेंकते हैं, तो शुरुआत में तो क्या होता है, उसमें नीचे से जब आपने ऊपर से वेग दे के फेंका तो पहले तो थी उसके अंदर गतिज ऊर्जा, और आखिर में जाकर के जब वो वहाँ पे जाके ऊपर पहुँच जाती है, फिर वो वापस से नीचे गिरना स्टार्ट होती है। तो जब वहाँ ऊपर पहुंची तब उसके अंदर क्या हो गया, गतिज ऊर्जा तो आपके पास में ऊपर जाते जाते होती जाएगी 0, लेकिन उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी ऊपर तक जाते जाते। गुरुत्वीय त्वरण के कारण आप किसी भी तरीके से मान लीजिए ऊपर जाते जाते उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। लास्ट पॉइंट पे उसकी स्थितिज ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा तो हो जाएगी अधिकतम। जब सबसे ऊपर बॉल चली जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी अधिकतम और गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0। तो फिर वो स्थितिज ऊर्जा से वापस नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, नीचे आते आते वापस से जस्ट अपोजिट होएगा। कैसे कि स्थितिज ऊर्जा होने लग जाएगी कम और गतिज ऊर्जा होने लग जाएगी ज़्यादा। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे पता लगेगा,
लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इन दोनों का टोटल आपके पास में क्या होगा, अचर। और यही बात बोलता है क्या कि रूपांतरण से पहले रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है और ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा है mgh और गतिज ऊर्जा है हाफ mv²। इन दोनों का टोटल होता है आपके पास में अचर। एक और लाइन है कि अतः पिंड यदि मुक्त रूप से गिरता रहे तो इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग हमेशा अचर रहता है। जैसे कोई वस्तु गिर रही है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का टोटल हमेशा अचर रहेगा। यदि स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है तो गतिज ज़्यादा हो रही है, गतिज कम होती जा रही है तो स्थितिज ज़्यादा होती जा रही है। लेकिन दोनों का टोटल एक फिक्स आएगा और वो होगा अचर, कि जितनी कमी स्थितिज ऊर्जा में होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी। ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का टोटल आएगा आपके पास में अचर। इस थ्योरी पे बेस्ड भी आपके पास में सीधे सीधे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। एक ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और ये बॉल वाले ही क्वेश्चन होते हैं, बॉल या कोई चीज़ को गिराने वाले। कोई चीज़ नीचे आ रही है तो यदि जैसे उसकी स्थिति ऊर्जा ऊपर ही ऊपर, तो क्या होगा आप ये ध्यान रखें, कोई बॉल है ये गई ऊपर, ऊपर जाकर के ये बॉल आखिर में वापस आएगी नीचे, ठीक है। तो जब यहाँ से फेंका गया, इसको फेंका गया, तब यहाँ पे क्या होगा कि गतिज ई काइनेटिक गतिज ऊर्जा तो यहाँ पे होगी मैक्सिमम, और स्थितिज क्योंकि वो पड़ी है पहले से तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा कुछ भी नहीं है, तो यानी कि ई पोटेंशियल यहाँ पे होगी मिनिमम, ठीक है। जब ये ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे ई पोटेंशियल और ई काइनेटिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक तो ऊपर जाते 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 गतिज ऊर्जा तो होती जाएगी धीरे, इसलिए बॉल की स्पीड होती जाएगी धीरे, गतिज ऊर्जा तो उसकी कम होती जाएगी, उसकी गति कम होती जाएगी, ऊपर जाके एक पॉइंट आएगा वहां पे वो रुक जाएगी और वहां से वापस आना स्टार्ट करेगी। तो जिस पॉइंट पे वो रुकी, रुकते टाइम उसकी गतिज ऊर्जा तो हो गई बिल्कुल शून्य, शून्य मतलब वो हो गई आपके मिनिमम, और जो स्थितिज ऊर्जा थी वहां पे जाकर के स्थितिज ऊर्जा हो गई उसकी अधिकतम। और यही चीज जब वापस नीचे आएगी तो नीचे आएगी वापस, यही वाली कंडीशन आपके पास में आ जाएगी। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग हमेशा अचर रहता है, और ये होता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब एक और चीज होती है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय, छोटी सी लाइन है कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जितना आपने कार्य किया उतना ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और यही इसकी डेफिनेशन थी। कैसे? जब हमने ऊर्जा की डेफिनेशन देखी कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा ही उसकी कार्य करने की क्षमता होती है, जब डेफिनेशन भी यही थी किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उसकी कार्य करने की क्षमता होती है, तो यही आपके पास में कार्य ऊर्जा प्रमेय बनाती है कि किसी किया गया कार्य, मान लीजिए आपने W कार्य किया और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या था, गतिज ऊर्जा का आपको फॉर्मूला पता है कि हाफ mv², ये फॉर्मूला होता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर क्या होता है, किया गया कार्य। लेकिन परिवर्तन, मान लीजिए आपके पास में प्रारंभिक वेग भी दिया हुआ हो, तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ हो तो मैंने बताया कि यहाँ पे v के साथ में आपको u भी काम में लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा v² - u², और ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, ये तो हो गया गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और ये हो गया किया गया कार्य। तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, और ये हो गए आपके कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो इतना आपके लिए आज के लिए मेरे को लगता है कि इतना काफ़ी होगा। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 2 मिनट में इसका रिवीजन करवाता हूँ कि कैसे हमने आज देखा। सबसे पहले तो हमने बंदूक गोली वाले जो क्वेश्चंस थे कल आपको जो नहीं आ रहे थे समझ में, वो आपने देख लिए। उसके बाद में हमने देखा कार्य। कार्य क्या होता है, W बराबर FD cos थीटा, इसका मात्रक होता है जूल यानी कि न्यूटन मीटर, और 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। इतना ही आपके पास कार्य था। 3 तरीके के कार्य होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। वो इसके एंगल पर डिपेंड करते हैं कि cos 0 हो, 92 या 180 डिग्री हो। तीनों का मान आपको पता लग गया होगा। इसके बाद में आपके पास कार्य के ये सारे क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बाद में हमने पढ़ा ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, वही इसका मात्रक जूल। जूल के बाद में आपने देखा गतिज ऊर्जा हाफ mv², या फिर आपके पास u भी दिया हुआ तो हाफ mv² - u²। साथ में हमने देखा ये हाफ mv²। इसके बाद में हमने देखा स्थितिज ऊर्जा E पोटेंशियल mgh। ये हमने 3 फॉर्मूले टोटल देखे, तीनों फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। और उसके बाद में कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या बोलती है कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। वर्क क्या होता है, हाफ mv² - u²। ये आपने इतने कंप्लीट याद कर लिए
तो कल की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। मैं कह रहा हूँ आपको ये याद करके ही आना है, आपको कल की क्लास नेक्स्ट क्लास तब तक नहीं देखनी जब तक आपको ये याद नहीं हो। ये फॉर्मूले पे बेस्ड आपको जब ये याद हो जाएंगे तब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको सारे क्वेश्चन आप खुद कर पाएंगे। तो बस इतना आप करके आइए। आपको क्लास कैसी लग रही है आप बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उससे आपके पास में सीधे के सीधे क्वेश्चन छपेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।